तो देखो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैरी करता है और वह स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। तो फर्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट थ्योरी है कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, ये न्यूटन ने दिया था, न्यूटन बाबा ने, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला था कि ये टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, उसका नाम है कॉर्पुस्कुलस, ठीक है। तो सिर्फ ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करता है, ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। इतना ये थ्योरी बोल रहा है। तो ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आया वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी में किसने साइंटिस्ट ने बताया, मैक्सवेल ने। न्यूटन के बाद कौन है, मैक्सवेल। तो इन्होंने बोला कि हाई फ्रीक्वेंसी के थ्रू स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैरी करता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ट्रेवल कैसे करेगा, उसका रिजल्टेंट भी ये आता है, परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। ये मैक्सवेल इक्वेशन हो गया। चलो यहाँ तक लिखो, पॉज करो। देखो भी पढ़ेंगे हम लोग साइलेंट फीचर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लाइट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लिख लो, द लाइट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड एट राइट एंगल टू ईच अदर, आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वही बात को घुमा के बोला, तो ये भी देख लो, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड एट राइट एंगल्स टू each other and also perpendicular to direction of propagation of wave. Third point है, all electromagnetic wave travel with the same velocity with the speed of light. All electromagnetic waves travel with same velocity which is equal to speed of light. ठीक है, तो ये एक भी मीडियम को नहीं चाहिए इसको ट्रैवल करने से। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। नेक्स्ट पॉइंट वही है, पूरा हो गया जरा। इसमें फोर्थ पॉइंट है, it does not require any
मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, ये देखिए आ जा पॉज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वेव मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है वेव मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देखो अगर वेव फॉर्म में कोई मूव कर रहा है जी तो क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। तो वन कंप्लीट साइकिल को वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। शांत बैठो। वन कंप्लीट साइकिल को वेवलेंथ बोलते हैं। मीन पोजीशन से अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में क्या क्या बताना है? वेवलेंथ होता है, उसके पास एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं। तो ये छोटा छोटा पॉइंट्स है, तो लिखना तो लिख लो। तो ये कब होता है? जब लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है तब। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दूसरा है वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन स्पेस। पीरियोडिक मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है, जैसे दिन रात होता है 24 घंटे के बाद ना, तो ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है। साइन थीटा रिपीट करता है 2 पाई के बाद, तो पीरियोडिक फंक्शन है। साइन कोस टैन ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे तुम लोग रोज 3 बजे क्लास पढ़ते हो तो पीरियोडिक फंक्शन है तुम्हारा रोज। ठीक है, अगर डिस्टर्ब होगा तो पीरियोडिक फंक्शन होगा। बट हम नॉन पीरियोडिक। हाँ, तो मैं एग्जांपल पीरियोडिक को बता दिया ना। A wave is a periodic disturbance in space. लिख लो फटाफट। In a space and a wave motion represents propagation of this periodic disturbance which carry energy. ठीक है, तो ये डिस्टर्ब होता है फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन। तो क्रस्ट किसको बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्टर्बेंस को। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड is called a crust। हम मिनिमम एम्पलीट्यूड को ट्रफ बोलते हैं। ट्रफ। तो देखो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो फर्स्ट है वेवलेंथ।
उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust or two consecutive trough is called wavelength. ठीक है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा बोलते हैं। इसका यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, चलो लिखो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बताते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या आता है? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट। द नंबर ऑफ waves passing through a reference point in 1 second is called frequency। ठीक है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। म्यू, एफ या एन, ये तीनों सिंबल फ्रीक्वेंसी का है। तो तुम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी म्यू यूज किया। यूनिट क्या है जी? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, Hz या सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। राइट वाला मिला दो। वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकंड इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ वेव। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इज कॉल्ड वेव। तो c इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा होता है। c स्पीड है, लैम्डा वेवलेंथ है, म्यू फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट आता है वेव नंबर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव नंबर। उसको v बार से रिप्रेजेंट करो। तो नंबर ऑफ वेव्स which can be accommodated in unit length, the number of waves which can be accommodated in a unit length। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। तो वेव नंबर को v बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/λ होता है, 1/मीटर होगा, मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में अगर सेंटर इनवर्स, सेंटीमीटर ले लो। नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं।
the height of crust or depth of trough from the line of propagation. Theory of radiation. नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 97 में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो देखो the wave theory of light assumed that electromagnetic radiation propagate in the form of continuous wave. This implies that radiant energy is absorbed, generated or transmitted. ठीक है, तो एनर्जी ट्रैवल कर रहा है तो एब्जॉर्ब भी होगा, इमिट भी होगा, ठीक है, और रिफ्लेक्ट भी होगा। तो यही बोल रहा है। तो रेडिएंट एनर्जी इज absorbed, generated or transmitted in a continuous fashion. ठीक है, तो मैक्सवेल स्टडीड दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड बाय हॉट एट डिफरेंट टेम्परेचर, हॉट बॉडी, तो उसको हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, रेडिएट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल्स और एनर्जी पैकेट्स, कॉल्ड उसको क्वांटा बोलते हैं। तो एनर्जी का जो पैकेट है ना, ये उसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं या पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं या फोटोन बोलते हैं। ये सब का मतलब सेम है, छोटे छोटे पार्टिकल जो है एनर्जी का, उसको हम लोग क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। सर एनर्जी का क्या? जैसे ये लाइट नीचे गिर रहा है, ठीक है, मेटल के ऊपर, तो ये मेटल जो है ना के ऊपर जो एनर्जी आ रहा है वो फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी आ रहा है। जैसे मान लो फ्लड एरिया है कहीं, तो एरोप्लेन से खाना गिरा रहा, तो पैकेट के फॉर्म में गिराएंगे ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। समझा? ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल, मतलब पहले एक पैकेट गिरा, फिर उसके बाद ऊपर से एक नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। समझा ना? तो इनके बीच में थोड़ा गैप है, तो इस एनर्जी के पैकेट को हम लोग फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट रेडिएशन obtained from excited atom consist of stream of photon, not continuous wave. तो अगर कोई भी एटम है उसमें अगर वो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करेगा तो किसके फॉर्म में करेगा, क्वांटा या फोटोन के बारे में। तो किसने बोला था ये, प्लैंक्स। समझा ना? तो इसका इन्होंने एनर्जी का इक्वेशन दिया था, E इक्वल टू एच म्यू। तो म्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी, C बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो E आपका एनर्जी है, एच सी बाय लैम्डा। तो इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिखो, पॉज करो मैडम का। तो ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी आ रहा है ना, इक्वल टू एच म्यू एच सी बाय लैम्डा, तो एच सी 1/लैम्डा को क्या बोलते हैं जी, अभी पढ़ा है, वेव नंबर ना, तो इसको वेव नंबर। ये 3 इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया हूँ, ठीक है, याद रखना, अभी न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करेगा इंटीग्रल मल्टीपल, तो इसको हम लोग E इक्वल टू एन एच म्यू भी बोलते हैं। तो एन एच सी बाय लैम्डा, एन एच सी म्यू बाय, तो ये तीनों फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये 12th में भी है, डिटेल में पढ़ना, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट विच इज एबल टू एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट
at all wavelength is called black body. An object which is able to absorb all radiation falling on it at all wavelength is called black body radiation. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ब्लैक बॉडी इज केप्ट एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर, इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे दिया नहीं फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर of black body. The radiation emitted by black body is called black body radiation. ठीक है, तो ये लिख लो, फिर मैं पढ़ाता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इम्पोर्टेंट. तो देखो नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बोलते हैं न्यूटन्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में कंक्लूजन लिखना है. तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ध्यान से सुनो, पहले मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूँ. देखो ये मेटल है, ठीक है. तो यहाँ पे लाइट सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, उसका एनर्जी है E इक्वल टू एच म्यू. समझा ना. तो ये एटम के ऊपर गिर रहा है या मेटल के ऊपर, तो इसका एनर्जी है E नॉट इक्वल टू एच म्यू नॉट. इसका वैल्यू फिक्स है. ये इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझा. मतलब मिनिमम एनर्जी है, उसके बाद वो क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चालू करता है. तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, 1/2 mv². बराबर ना. ध्यान से सुनो, बात नहीं करो. इसके ऊपर गिरने के पहले एनर्जी क्या था, इक्वल टू एच म्यू. तो ये एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया, तो एक पॉइंट के बाद वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकालना चालू करता है, उसका एनर्जी हो जाएगा 1/2 mv². एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी. समझा. सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये लाइट गिर रहा है मेरे ऊपर, ठीक है ना. अगर मैं 1.5 घंटा 10 घंटे तक पढ़ाया, खोपड़ी गर्म हो जाएगा ना मेरा, सबको डांटना चालू करूंगा, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना खोपड़ी. समझा. तो मेरा भी एक कैपेसिटी है ना भाई सहने की, तो उसको बोलते हैं सहन शक्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. समझा यहाँ पे. तो जब ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है. तो इनिशियल एनर्जी तुम्हारा क्या था, E. तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं. ये इनिशियल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ फाइनल एनर्जी. उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यहाँ तक क्लियर है. तो इसी को अलग अलग फॉर्म में लिखना है. तो इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन या न्यूटन्स इक्वेशन. तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया. सेकंड फॉर्म देखो, E का वैल्यू डाल दो एच म्यू, इसका वैल्यू एच म्यू नॉट प्लस 1/2 mv². ये दूसरा फॉर्म हो गया. जरा देख लो फिर लिखना. थर्ड में देखो, तीसरा फॉर्म क्या आएगा, SC/λ इक्वल टू SC/λ
लैम्डा नॉट प्लस 1/2 एमवी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी। ये क्या है तुम्हारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये तो काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है इनिशियल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ लेवल इसको एच म्यू, ठीक है। अभी लैम्डा को क्या बोलेंगे करने की कोशिश की, गुमराह इनिशियल वेवलेंथ, इसको क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट। बराबर यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक लिखो, फिर मैं तुम्हारा बुक बता दूँ। उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा।